तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली धमाकों पर सुपर प्राइम टाइम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर, जिसमें इस साजिश के हर किरदार के चेहरे का नकाब हटने जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस साजिश से जुड़े किरदारों और उनके मददगारों को बेनकाब करने के लिए 4 राज्यों की खाक छानी और फिर जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। हमारी टीम ने 15 विलेन की पहचान की और इन सभी के रिश्ते और रोल का कच्चा चिट्ठा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नवंबर 2025 लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली। 6:52 HR 26 CE 7674 नंबर की I-20 कार लाल किले की पार्किंग गेट से बाहर निकलकर जैसे ही दरियागंज की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ती है, महज 100 मीटर चलने के बाद गाड़ी इसी रेड लाइट पर पहुंचती है और अचानक से गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला तो पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। आवाज़ आपने सुनी? बम बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। ब्लास्ट के बाद शुरू हुई जांच पड़ताल, सबूतों और सुरागों की छानबीन, कड़ियों को जोड़ने का सिलसिला और सामने आया वो चेहरा और मॉड्यूल जिसे इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये वो चेहरे हैं, वो किरदार हैं जिनका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट में आ रहा है। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने कार ब्लास्ट कर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की। अब ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये टेरर मॉड्यूल मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। ये टेरर मॉड्यूल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था, उसी के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इस टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा और पहला किरदार है उमर नबी। फिदाइन हमलावर, वो आतंकी जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर सफेद रंग की I-20 कार लेकर गया और धमाका किया। 37 साल का उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उमर ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में MD का रखा था। उमर नबी पेशे से डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। आत्मघाती हमले में उमर नबी खत्म हो गया, लेकिन अब उससे और उसके मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की पूरे देश में खोज और धरपकड़ हो रही है। जिस पुलवामा से उमर नबी का संबंध था, वहां से 3 और गिरफ्तारी हुई है। उमर नबी के पिता नबी भट्ट और उसके 2 भाइयों को भी अरेस्ट किया गया है। पुलवामा से ही डॉक्टर सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद उमर नबी का दोस्त है। दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। विस्टर्न डे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जो डॉक्टर उमर का जो है यहाँ पे पुलवामा में स्थित कोयल इलाके में जो है। और बताएं यहाँ पे आपको कि ये जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी घर जो है एक स्टोरीड ही है। उमर नबी के घर पहुंचे TV9 के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर महराज अहमद ने उमर नबी की भाभी से बात की। उमर की भाभी ने क्या कहा, उसे सुनिए। उमर आते थे यहाँ पे? हाँ, आते थे बीच में। तो उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बिहेवियर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। दिल्ली ब्लास्ट का छठा किरदार है मुजम्मिल शकील। जिस पुलवामा का उमर नबी रहने वाला था, मुजम्मिल वहीं का रहने वाला है। फिदाइन हमलावर उमर नबी का दोस्त। फरीदाबाद के जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर नबी डॉक्टर था, उसी में मुजम्मिल भी बतौर डॉक्टर काम कर रहा था।
फरीदाबाद से पुलिस को जो 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है वो मुजम्मिल के ठिकानों से ही मिला है। जांच में पता चला है कि उमर नबी ने जिस अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल कर कार में धमाका किया वो उसे मुजम्मिल शकील ने ही मुहैया करवाया था। पूरा चेकिंग किया पहले ही सर। हाँ सर, पूरा चेकिंग। उसने लैपटॉप भी लिया सर, 12 दिन हो गया सर, फोन भी लिया सबको। मुजम्मिल आते थे यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है इस टाइम। मतलब हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, इस लेवल तक पहुँचाया, मतलब ये उसको पता है। इस टेरर मॉड्यूल का 7वां चेहरा है शाहीन शाहिद। शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शाहीन मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है। वो भी फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। शाहीन इसी टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। शाहीन शाहिद मूल रूप से लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली है। पड़ताल में पता चला है कि वो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। उसी के इशारे पर हिंदुस्तान में जैश के लिए आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। शाहीन जैश के जमातुल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी। शाहीन के घर पर तलाशी के लिए पहले से ही पुलिस अधिकारी और एटीएस की टीम मौजूद है और यहाँ पर और टीमें भी बुलाई गई हैं और भीतर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है और भारी भीड़ यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है। आदिल मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। आदिल पर जैश से जुड़े होने और मुजम्मिल शकील की मदद करने का आरोप है। इस वक्त पूरे देश में इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। इसी तलाश के दौरान पुलवामा से उमर राशिद और आमिर राशिद नाम के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आत्मघाती हमलावर उमर नबी को कार मुहैया करवाने का आरोप है। हालांकि इनका परिवार इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड और जैश की आतंकी शाहीन शाहिद के छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी की भी तलाश कर रही है। डॉक्टर परवेज न सिर्फ शाहीन का भाई है बल्कि मुजम्मिल का दोस्त भी है। शक है कि परवेज भी इस टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर परवेज फरार है। लखनऊ स्थित परवेज के घर पर छापेमारी भी की गई लेकिन वहां परवेज नहीं मिला। यही वो मकान है जो डॉक्टर परवेज का है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गेट पर ताला लगा हुआ है। जिस वक्त एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी उस वक्त भी ये ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर एटीएस की टीम पहुंची और उसके बाद इसको लॉक करके यहाँ से टीम जो है वो गई है। डॉक्टर परवेज के पास एक एल्टो कार है जिसका नंबर सहारनपुर का है। वही सहारनपुर जहां से आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में डॉक्टर परवेज का सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया है। टेरर ग्रुप से जुड़े 3 लोगों को गुरुग्राम से भी गिरफ्तार किया गया है। करीब 15 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट की कहानी में किरदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई पकड़े जा चुके हैं तो कई लोग फरार भी हैं। लेकिन सबसे अहम है डॉक्टर उमर जिसने अकेले ही इस हमले को अंजाम दिया। लाल किला आने से पहले डॉक्टर उमर कहां था, किन से मिला और क्या कर रहा था, इन सवालों का जवाब तलाशना भी तफ्तीश में बेहद अहम है। धमाका बेहद तेज और हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ। एक तरफ लाल किला तो दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन का गेट। यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से शुरू हुई जांच। दिल्ली धमाकों की तफ्तीश की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से हुई। सबसे पहले पुलिस ने धमाके वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा ताकि ये पता चल सके कि धमाका कैसे और कहां हुआ।
सीसीटीवी की तस्वीरों से यह साफ हो गया कि दिल्ली को एक अकेले शख्स ने कार बम से दहलाया है। इसके बाद कैमरे ने एक और सुराग दिया, वो ये कि लाल किला परिसर में बनी पार्किंग में यह गाड़ी दोपहर 3:19 पर ही आ चुकी थी। कार करीब 3 घंटे तक पार्किंग में रही और शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। पार्किंग में एंट्री और एग्जिट के अलावा धमाके वाली जगह तक कार के पहुंचने के दौरान एक बात कॉमन थी और वो ये कि कार एक ही शख्स लेकर आया और धमाके के वक्त तक वो कार में सवार रहा। धमाका करने वाला आतंकी था उमर नबी मोहम्मद। अब सवाल ये कि क्या ये एक आत्मघाती हमला था या फिर बम उसकी किसी गलती की वजह से फट गया। उमर नबी का प्लान क्या था, इसे लेकर कई सवाल हैं। उमर वही चाहता था जो हुआ या फिर उसका प्लान कुछ और था और हुआ कुछ और। आखिर उमर के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे समझने के लिए जांच एजेंसियां पार्किंग में उमर नबी की हर मूवमेंट की जांच कर रही हैं। जांच में सामने आ रहा है कि कार पार्किंग में ले जाने के बाद उमर नबी मोहम्मद ना तो गाड़ी से बाहर निकला और ना ही पार्किंग से। ये दावा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और पूछताछ के आधार पर किया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर उमर नबी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकला। एक गाड़ी में पूरा वक्त बिताने की वजह क्या हो सकती है। क्या उमर नबी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए कहीं नहीं गया? क्या मरने से पहले उमर नबी ने अपने परिवार से जी भरकर बातें की? क्या उमर नबी को स्लीपर सेल से मदद का इंतजार था? क्या उमर नबी सड़क पर भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहा था? दोपहर के वक्त सड़कें थोड़ी खाली रहती हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उमर नबी दोपहर में ही लाल किले पहुंच गया था। एक थ्योरी यह भी है कि उमर नबी हड़बड़ी में सिर्फ विस्फोटक लेकर आया था और उसमें विस्फोट करने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसे उसने पार्किंग में पूरा किया। कि फरीदाबाद में छापेमारी और धरपकड़ से आतंक का नेटवर्क पूरे तरीके से हड़बड़ा गया था। जल्दबाजी में विस्फोट करने की प्लानिंग तैयार की गई और उमर मोहम्मद ने अकेले ही विस्फोट करने का फैसला लिया। जांच एजेंसियों का यह दावा दमदार इसलिए है क्योंकि पुलिस की अलग अलग टीम कई कैमरे को खंगाल रही है। धमाके वाली I-20 के रूट को भी तलाशने की कोशिश की गई, जिससे पता चला कि कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी। सीसीटीवी की जांच के मुताबिक सोमवार सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी। माना जा रहा है कि फरीदाबाद के ही किसी ठिकाने से विस्फोटक गाड़ी में लोड किया गया होगा। एशियन हॉस्पिटल से गाड़ी दिल्ली रूट पर आगे बढ़ी। पुलिस ने फरीदाबाद से दिल्ली रूट पर लगे कैमरों की भी जांच की तो पता चला कि 7:30 बजे फरीदाबाद से निकलने के बाद कार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल पर पहुंची और फिर आगे बढ़ी। इसके बाद सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब देखी गई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। वहां करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी। सिर्फ 4 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हुआ। ओखला से लाल किला पहुंचने में अधिक से अधिक 1 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के बाद यानी 8:20 से 3:19 तक पार्किंग तक आने में गाड़ी को 7 घंटे लगे। सवाल है कि क्या ओखला के बाद उमर नबी किसी जगह पर रुका हुआ था? क्या ओखला आने के बाद कार में विस्फोटक रखे गए? पुलिस इन 7 घंटों का रहस्य सुलझाने में जुट गई है। उमर नबी के साथ किसी को सोमवार को नहीं देखा गया। 29 अक्टूबर को I-20 कार खरीदी गई थी और उसके बाद इसकी प्रदूषण जांच कराने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर नबी के साथ 3 लोग नजर आ रहे हैं और इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उमर मोहम्मद ने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो डरा हुआ था कि कहीं पकड़ा न जाए। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद ये पूरा नेटवर्क दहशत में था। कैमरे से मिले फुटेज के मुताबिक उमर नबी का सफर फरीदाबाद से शुरू हुआ और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के साथ अंत हुआ।
उमर नबी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके संपर्क और I-20 गाड़ी का इतिहास ही अब इस पूरे नेटवर्क और साजिश को बेनकाब करेगा। और दिल्ली ब्लास्ट में जिस I-20 कार का इस्तेमाल हुआ, वो कार एक मिस्ट्री बन चुकी है। इस कार को बीते करीब 2 साल में कई बार खरीदा और बेचा गया। ऐसे में इसे दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। जांच एजेंसियां खरीद फरोख्त की पूरी ट्रेल को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। इसकी कई कड़ियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कई अहम सवाल अब भी सुलझाए जाने बाकी हैं। ब्लास्ट से 11 घंटे पहले फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर यह कार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई, लेकिन ब्लास्ट से इस कार का वास्ता सिर्फ इन 11 घंटों का नहीं है, बल्कि इस पूरी साजिश के सेंटर में यही कार थी। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की जांच इस कार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सोमवार की शाम दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। सभी के सामने सबसे पहला सवाल था कि धमाका कहां और कैसे हुआ। जांच एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू की, आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। एक एक तस्वीर की जांच की गई और कुछ देर बाद सभी की सुई इस कार पर आकर ठहर गई, क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद इसी कार के पिछले हिस्से में विस्फोट हुआ था। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये कार जांच एजेंसियों को मिला सबसे पहला सुराग था जो इस ब्लास्ट की परतों को खोल सकता था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले कार के रजिस्ट्रेशन और इसके मालिक से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की, और जो कुछ देर बाद ही सबके सामने आ गई। गाड़ी के कई मल्टीपल बायर्स तो नहीं है, एक गाड़ी दूसरे को, तीसरे को ये गाड़ी बेची गई हो, यानी कि अब हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं इसके इन्वेस्टिगेशन को। अगर अभी तक जीरो इन करें, हरियाणा की गाड़ी और दिल्ली का बायर। जैसे ही पूरा गाड़ी का नंबर मिला, उसके बाद सलमान नाम के शख्स की पहचान की गई कि गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। उसके बाद ही पुलिस उस तक पहुंची और उसको हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दरअसल ओखला में उसने एक शख्स को गाड़ी बेची थी। जांच में पता चला कि कार का मॉडल Hyundai i20 है। कार का नंबर है HR26CE 7674, जो हरियाणा में गुरुग्राम के पते पर रजिस्टर है, और कार के मालिक का नाम है मोहम्मद सलमान। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का पहला तार गुरुग्राम से जुड़ा। कार के रजिस्ट्रेशन और मालिक की जानकारी सामने आने के बाद अगले ही मिनट गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरसी पर दर्ज पते पर पहुंची, जिसके बाद i20 कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया। धमाके से फैली तबाही और कालिख के बीच पुलिस के लिए i20 कार ही सबसे पहला सुराग बन गई। पुलिस को उम्मीद थी कि सलमान के पकड़े जाने से इस ब्लास्ट की मिस्ट्री परत दर परत खुलती चली जाएगी,
लेकिन सलमान से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने इस कार को एक पहेली बना डाला। जांच टीमें इस कार की गुत्थी में उलझती चली गई। इसकी वजह थी कार की खरीद फरोख्त से जुड़ी लिस्ट, जो बेहद ज्यादा लंबी थी। एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी का नंबर पूरा आ चुका था, तो जैसे ही पूरा गाड़ी का नंबर मिला उसके बाद सलमान नाम के शख्स की पहचान की गई कि गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। सलमान को हिरासत में लिया गया। सलमान ने बताया कि गाड़ी वो 1.5 साल पहले ओखला में एक देवेंद्र नाम के शख्स को बेच चुका है। देवेंद्र से पूछताछ हुई, देवेंद्र ने बताया कि मैं गाड़ी आगे बेच चुका हूँ अंबाला के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी एक शख्स को। तो एक लंबी चेन है इस गाड़ी को खरीदने की और बेचने की। जांच में सामने आया कि इस कार को एक नहीं बल्कि कई बार खरीदा बेचा गया था। गुरुग्राम के रहने वाले सलमान ने इस कार को करीब 1.5 साल पहले बेच दिया था। i20 कार को ओखला में देवेंद्र को बेचा गया था। जांच टीम देवेंद्र के पास पहुंची तो पता चला कि देवेंद्र ने इस कार को हरियाणा के अंबाला में रहने वाले एक शख्स को बेच दिया था। दावा है कि अंबाला से इस कार को तारिक नाम के शख्स को बेचा गया, जो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का एंगल सामने आते ही सभी के कान खड़े हो गए। इसके पीछे की वजह थी हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर वाली कार का 700 किलोमीटर दूर कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले शख्स को बेचा जाना और उसी कार में लाल किले के पास धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता था, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ही छिपे होने की उम्मीद थी। जांच टीमों ने तारिक की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में एक शख्स i20 कार के साथ नजर आ रहा था। दावा किया गया कि यही शख्स तारिक है और इसने इस कार को फरीदाबाद स्थित रॉयल कार जोन से खरीदा था। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी फरीदाबाद के इसी रॉयल कार जोन से बेची गई थी। पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी और ये वही जगह है जहां पर गाड़ियां बेची गई थी। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर रॉयल कार जोन जो है अमित नाम का एक शख्स चलाता है और यहाँ पर इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती हैं और यहीं पर जो गाड़ियां हैं उनको बेचा जाता है। और HR 26 7674 नंबर की जो गाड़ी थी i20, इसको भी यहीं से तारिक को बेचा गया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस वक्त इस रॉयल कार जोन पर ताला लगा हुआ है, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। पड़ोसी जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, ये जो रॉयल कार जोन है ये कौन चलाता है, कहाँ है? सर, मुझे पता नहीं है। ये अभी 1.5 साल पहले ही आए हैं लोग, इन्होंने खरीदा, अपनी जमीन है, अपनी जगह है इनकी। इसके बाद जो जानकारी सामने आई, कहीं ना कहीं उसने इस पूरे मामले को अधिक उलझा दिया, क्योंकि तारिक नाम के जिस शख्स के कागजात पर यह गाड़ी खरीदी गई थी वो सब फर्जी निकले। जिस शख्स की तस्वीर वायरल हुई उसका नाम सामने आया आमिर रशीद, जो कि संबुरा पुलवामा का रहने वाला था। जांच टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। आमिर रशीद और उसके भाई उमर रशीद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम भी आमिर और उमर राशिद के घर पहुंची। यहां परिवार ने इस तस्वीर के फर्जी होने की बात कही। साथ ही दावा किया कि आमिर कभी दिल्ली गया ही नहीं। लेकिन आप बता रहे ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कार का आखिरी मालिक कौन है और ये कार उमर नबी के पास कैसे पहुंची। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीमों का प्राइमरी टारगेट इस मिस्ट्री को सुलझाना है, क्योंकि ये कार धमाके की कलई खोलने की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे साल 1992 मुंबई ब्लास्ट के दौरान एक स्कूटर बना था। मार्च 1993 में मुंबई ब्लास्ट का बड़ा सुराग एक स्कूटर था। ये स्कूटर ब्लास्ट के अगले दिन नया गांव क्रॉस रोड से मिला था। स्कूटर में कई किलो RDX भरा था, लेकिन किसी वजह से स्कूटर में ब्लास्ट नहीं हुआ। इसी स्कूटर की चाबी जांच टीम को वर्ली में घर से मिली, जो टाइगर मेमन का घर था। टाइगर मेमन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड में से एक था। ऐसे में माना जा रहा है कि यह कार ब्लास्ट की अहम कड़ी तक पहुंचा सकती है, इसीलिए कार के आखिरी मालिक की तलाश जारी है।
और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के कार कनेक्शन अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जुटाने वाले फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट के भंडार को जुटाने का मकसद क्या था? आखिर इस टेरर नेटवर्क ने एक यूनिवर्सिटी को ही अपने मंसूबों के लिए क्यों चुना? हर सवाल का जवाब देखिए चैप्टर बेरूत प्लॉट में। लाल किला के सामने I-20 कार में हुए धमाके को सबसे पहले CNG टैंक में हुआ ब्लास्ट समझा गया, लेकिन धमाके के विनाश इतना ज्यादा था कि ये समझ आ गया कि ये सिर्फ CNG टैंक में ब्लास्ट नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड का एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसके सीधे तार जुड़े फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट का भंडार करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल से। अब इसके दो सिरे थे, पहला 3000 किलो के अमोनियम नाइट्रेट का भंडार और दूसरा फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्यों स्टोर किया गया? दिल्ली कार ब्लास्ट से क्या है अमोनियम नाइट्रेट का लिंक? फरीदाबाद से क्यों जुड़े लाल किला के पास कार धमाके के तार? भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी के ही दिन दिल्ली के लाल किला जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार धमाके ने आतंकी साजिश की आशंका को तो जन्म दिया ही, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए। जिसे और ज्यादा संदिग्ध बना दिया कार धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जानकारी ने। और जानकारी यह है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक कार में यह संभव कैसे हुआ, यह भी समझ लीजिए। इस गाड़ी में जो अलग से CNG सिलेंडर फिट करवाया गया था उसकी असेंबली को ही यूज़ किया गया यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनाने के लिए और इसको इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये फॉरेंसिक सिग्नेचर ये बताता है कि ऐसे ही कई और गाड़ियाँ जिनमें के फ्यूल टाइप पेट्रोल एवं CNG है, क्योंकि इजीली पेट्रोल मिक्स हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट से, यानी कि फ्यूल ऑयल मिक्स हो सकता है, तो पूरी की तरह एक कार को बॉम्ब की तरह, यानी ऐसी कई कार होंगी इनके पास जिनको बॉम्ब की तरह आगे भी यूज़ किया जा सकता है। जिससे मुख्य सवाल ये उभरता है कि बरामद हुए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस तरह के विस्फोट में होना था? जवाब ये है, अगर ये गिरफ्तारी और बरामदगी ना होती तो दिल्ली में ये होता ठीक 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके जैसा, या इससे भी भयानक विस्फोट होता। और ये इसलिए संभव है क्योंकि बेरूत में हुआ धमाका भी इसी विस्फोटक सामग्री से हुआ था। अब सवाल यह है कि यह विस्फोटक सिर्फ राजधानी दिल्ली में इस्तेमाल किया जाना था या इसे देश के अलग अलग हिस्सों में फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल होना था? इस सवाल के जवाब में दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आशंका दिल्ली को दहलाने की ज्यादा है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक खाद्य निर्माण में भी होता है और आतंकवादियों के लिए इसे कहीं भी हासिल करना आसान था। इसलिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भंडारण करके इसके ट्रांसपोर्टेशन की आशंका कम है। और अगर ये विस्फोटक सामग्री देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर नहीं की जाती तो टारगेट राजधानी दिल्ली ही थी। मतलब साफ है कि भारत में आतंकवाद का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था जो हाईली एजुकेटेड और विस्फोटकों का जानकार है, और इस मॉड्यूल का एग्जीक्यूशन हो रहा था हरियाणा के फरीदाबाद से। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल काफी ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन इसे जोड़ने वाला लिंक है फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके इर्द गिर्द साजिश के 3 मुख्य चेहरे घूम रहे हैं। ये 3 साजिश के चेहरे वही हैं जिन्होंने फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने का काम किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, ये वो नाम है जो हथियार, विस्फोटक और दिल्ली में हुए कार धमाकों से जुड़े हैं।
इनमें मुजम्मिल शकील के ठिकाने से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, जो हरियाणा की प्राइवेट अल फला यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा था। डॉक्टर शाहीन और आत्मघाती हमलावर होने का जिस पर शक है, वो मोहम्मद उमर नबी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इसलिए शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में सक्रिय ये स्लीपर सेल किसी मकसद से इस यूनिवर्सिटी में आए थे। आशंका ये है कि इस यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल वो विस्फोटक बनाने में करने वाले थे। उनकी तैयारी अमोनियम नाइट्रेट से एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की थी। हालांकि यह आशंका है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुजम्मिल शकील हो, शाहीन शाहिद हो या फिर मोहम्मद उमर नबी, इनका संबंध एक ही यूनिवर्सिटी से है, जिससे पता चलता है कि अब आतंकी तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी पुष्टि दिल्ली में हुए धमाके से भी होती है। क्योंकि जिस कार में धमाका हुआ उसका बूट स्पेस पूरी तरह नष्ट हो गया, कार के बोनेट के भी परखचे उड़ गए। लेकिन ना तो विस्फोट के बाद जमीन पर गड्ढा हुआ, ना ही विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छर्रे मिले, जबकि धमाका बड़े स्तर पर हुआ था और इससे नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है। आखिर ये संभव कैसे हुआ? एक आईडी के तौर पे इसको बनाया गया है, और दूसरा जो डेटोनेटर की लगाने की दिशा, अगर हम डेटोनेटर को नीचे से लगाएंगे तो धमाका ऊपर को जाएगा, अगर हम एक्सप्लोजिव के ऊपर से डेटोनेटर लगाएंगे तो धमाका नीचे जाएगा। और इस धमाके के अंदर, क्योंकि कार के अंदर था, इन्होंने कोई शार्पनर नहीं इस्तेमाल करा, सिर्फ जो अमोनियम नाइट्रेट इसको रखा गया था, उसको जब एक्सप्लोड किया गया तो कार के हिस्से पुर्जे उड़ के गए, इसलिए इसके अंदर से कोई शार्पनर नहीं निकला, सिर्फ गाड़ी के फटे हुए हिस्से चारों तरफ जाके जिन्होंने नुकसान किया और दूसरी गाड़ी में आग लगाई। यानी फरीदाबाद मॉड्यूल एक ऐसी वारदात से अपनी दहशत कायम करना चाहता था जो भारत की राजधानी को दहला दे और इसका असर पूरे देश में दिखे, लेकिन आतंकी वो नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था। और आतंकी अल फला यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है, उसमें एक नाम शाहीन शाहिद का भी है। शाहीन का नाम सामने आने के बाद इस ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह है शाहीन का जमात उल मोमिनात से जुड़ा होना, जो जैश की महिला विंग है। चौबीस घंटे पहले तक इस महिला की पहचान एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की थी, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबूत सामने आने के बाद यह पहचान सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया है कि प्रोफेसर का भेष महज एक छलावा था। हकीकत में शाहीन शाहिद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के लिए काम कर रही थी। उसका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से होने के सबूत मिले हैं। डॉक्टर शाहीन अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की दोस्त थी। दावा है कि वो आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात की हेड है। ये जैश की एक महिला विंग है। इसे पाकिस्तान में बैठी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है। सादिया अजहर का पति कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। शाहीन फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से जुड़ी थी। वो प्रोफेसर के भेष में अल फला यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रही थी। उसके पास भारत में जमात उल मोमिनात के लिए भर्तियां करने की जिम्मेदारी थी। शाहीन का टारगेट था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए। लखनऊ की रहने वाली शाहीन को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचा जा सके। और फरीदाबाद मॉड्यूल का लिंक पाकिस्तान से मिल रहा है, तो क्या लाल किला कार ब्लास्ट भी पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारे पर हुआ है? क्या उमर नबी एक आत्मघाती हमलावर था, या फिर यह आतंकी वारदात कोई चूक है, जल्दबाजी में की हुई? जवाब चैप्टर लाल किला अनफोल्ड में देखिए।
फरीदाबाद मॉड्यूल का ताल्लुक एक ही यूनिवर्सिटी से था। संभव है कि इसका इस्तेमाल एक साजिश के तहत किया गया हो, लेकिन जैसे ही साजिश के तार पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़ते हैं, वैसे ही साजिश के कामयाब होने या नाकामयाब होने पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल यह है कि लाल किले के पास हुआ ये कार धमाका कोई फिदायीन हमला था या फिर आतंकवादियों की गलती से ही ये विस्फोट हो गया। क्या दिल्ली में कार बम लेकर घूम रहा था आतंकी? क्या आत्मघाती हमले के लिए आतंकी तलाश रहा था जगह, या आतंकियों का था ANFO बम छिपाने का प्लान? फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से दिल्ली में हुए कार धमाके का संबंध जोड़ते ही ऐसे न जाने कितने ही सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक के जखीरे की जांच प्राथमिक चरण में ही थी कि लाल किले के पास कार धमाके ने इस आतंकी साजिश को हवा दे दी, और पड़ताल में साजिश की आशंका सच साबित हो रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से दिल्ली में हुए कार धमाके का संबंध जोड़ते ही ऐसे न जाने कितने ही सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक के जखीरे की जांच प्राथमिक चरण में ही थी कि लाल किले के पास कार धमाके ने इस आतंकी साजिश को हवा दे दी, और पड़ताल में साजिश की आशंका सच साबित हो रही है। दावे के तहत जिस कार में विस्फोट हुआ उसे मोहम्मद उमर नबी चला रहा था, और आशंका है कि इस धमाके में वो भी मारा गया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस उमर नबी की बात हो रही है उसके तार फरीदाबाद के उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिनसे करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यह ब्लास्ट आत्मघाती हमला है भी, या किसी तकनीकी गलती से हुए ब्लास्ट में उमर मारा गया। और सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण है वो क्षेत्र जहां धमाका हुआ, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। इसलिए संभव है कि जो शख्स कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था वो किसी ट्रायल पर हो, जो फरीदाबाद मॉड्यूल के अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बम की ट्रांसपोर्टिंग टेस्ट कर रहा हो, जो इस कार बम को सुरक्षा बलों की नजर से बचाकर लाने ले जाने का परीक्षण कर रहा हो, और वो इसमें कामयाब भी रहा। लेकिन ये टेस्ट अगर वो पहले ही कर चुका था तो स्थिति बदल जाती है, क्योंकि फरीदाबाद से पुलिस ने सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कैसे किया जाना था इसका खुलासा नहीं हुआ था, जबकि ट्रायल के रूप में फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकवादियों ने कार के CNG टैंक का बम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बम से ही धमाकों की तैयारी थी, जिसे छिपाने की कोशिश हुई। इसी खेल में I-20 कार लेकर मोहम्मद उमर नबी विस्फोटक के साथ दिल्ली की सड़क पर घूमता रहा, और किसी तकनीकी खराबी की वजह से ANFO बम ब्लास्ट कर गया। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया, भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया गया, मोहम्मद उमर नबी के साथ ही गिरफ्तार हो गए, इसलिए उसने मौत को चुना और कार को धमाके से उड़ा दिया। यानी डॉक्टर उमर के आत्मघाती होने पर संदेह नहीं है, लेकिन संदेह धमाके से हुए नुकसान की वजह से होता है, और ये गलती या फिर अपना टेरर नेटवर्क ध्वस्त होने की बौखलाहट में उसने खुद मौत को चुन लिया। इस जगह जो धमाका हुआ था उसने 200 मीटर के क्षेत्रफल को दहला दिया, यानी इस धमाके से नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था। अब मुमकिन है कि ये आत्मघाती हमला हो, लेकिन धमाका एक गलती होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुसाइड ब्लास्ट नहीं था, ये पैनिक अटैक था। विस्फोटक भी पूरी तरह से तैयार नहीं था, आधे अधूरे विस्फोटक से ही धमाका किया गया। तो लगातार जो हम लोग आपको ग्राउंड से बता रहे हैं, जो सेंस हमें मिल रहा है कि ये प्लानिंग कुछ और थी, ये प्लान ए नहीं था, ये एक पैनिक अटैक था। जिस तरह से छापेमारी की जा रही थी दिल्ली के आसपास, जिस तरह से डॉक्टर उमर के सहयोगियों को पकड़ा जा रहा था, उमर ने पैनिक में ये अटैक किया, ये लगातार जानकारी मिल रही है।
जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। जितेंद्र, बताइए क्या कह रही है सुरक्षा एजेंसियां? पैनिक अटैक किस लिए, क्या प्लान था, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है डॉक्टर उमर आता है और वो पहले जो है 3 घंटे तक पार्किंग में बैठा रहता है, उस वक्त तो कुछ नहीं करता और जिस समय वो जा रहा होता है तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पैनिक अटैक हो सकता है। उसने प्लान ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से उसके तमाम जो साथी हैं उन तक जो है पुलिस पहुंच चुकी थी, उनको गिरफ्तार किया सकता है, उसके नाम का खुलासा हो चुका था, उनका जो ठिकाना था वो बेनकाब हो चुका था। तो ऐसे तमाम चीज़ों में हो सकता है उसको रास्ता ना दिखा हो, वरना वो 3 घंटे किस तरीके से पार्किंग में बैठा हुआ था, गाड़ी से बिल्कुल नहीं निकला और इसका हाव भाव बता रहा था। उसने जो है गाड़ी के अंदर कम से 12 से 11 घंटे जो हैं वो बिताए थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पैनिक अटैक भी हो सकता है। आप अभी ग्राउंड जीरो पर हैं जितेंद्र, अगर हमें दिखा पाएं, क्योंकि अभी शाम तक तो वहां पर तमाम एजेंसीज पहुंची हुई थी और लगातार वहां पर जांच की जा रही थी। एनएसजी की टीम कल भी आई थी, आज भी आई थी, आज आर्मी की भी एक टीम आई थी जो एक्सप्लोसिव डिफ्यूज करने में और वहां पर माहिर है। इसके अलावा बहुत सारी टीमें आई थी। अभी वहां पर अभी भी वही चल रहा है या वहां पर सब शांति है? और दूसरी चीज, पुलिस ने दिल्ली से लेकर कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ तक जो छापेमारी की, अभी उसमें क्या कुछ और लोग भी देखिए यहाँ पर जो है गौरव बिल्कुल लगातार जांच चल रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। कि आपको ताज़ा तस्वीर जो है मैं घटनास्थल से दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए क्रेन मंगाई गई है, ये जो क्रेन मंगाई गई है, अब इससे क्या जो यहाँ से वाहन, क्योंकि जांच की जो वो एनआईए को सौंप दी गई है, तो ऐसे में देखना होगा क्या यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं उनको एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जा रहा है या फिर जो गाड़ियाँ हैं उनको क्रेन से उठाकर उनके नीचे देखा जा रहा है कि कितना उसमें नुकसान हुआ है। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है इस स्पॉट को क्लियर करना हो क्योंकि एनआईए आगे की जाँच करेगी। तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा क्रेन जो है वो उस घटना स्थल पर मंगाई गई है और इसका इस्तेमाल जो है इन वाहनों को हटाने के लिए किया जाएगा या फिर इनको उठाकर इनके नीचे जो स्थिति है उसका जायजा लेने किया जाएगा। ये 2 सवाल सामने हैं, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट यही है कि जिस इलाके को आप भी दिन में यहाँ पर थे, आपने देखा था कि पूरा पर्दे से ढका हुआ था, एक तरफ का हिस्सा जो पर्दे का हटा दिया गया है और एक देखिए बड़ी क्रेन जो है उसको घटना स्थल पर लाया गया है। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 पर कि किस तरीके से। और एक बड़ी खबर आ रही है, जीत आप रही है मिर्जा, देखिए ब्रेकिंग न्यूज अभी तुरंत आई है हमारे पास। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक नई गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तारी की गई है। मुफ्ती इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया है। एक नई गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर भी जारी की है। यही है वो शख्स जिसको पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट केस में से जुड़े होने पर गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इससे पहले 2 भाई वहां पर गिरफ्तार किए गए थे। एक शख्स जो लगातार डॉक्टर उमर के संपर्क में था, सज्जाद, उसको गिरफ्तार किया गया था। अब खबर यह, और डॉक्टर उमर के पिता की गिरफ्तारी की भी जानकारी आ रही थी। अब खबर यह है कि एक मुफ्ती को भी गिरफ्तार किया गया है, मुफ्ती इरफान अहमद। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर भी जारी की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तारी हुई है। तो जीत, पहले पुलवामा, फिर अनंतनाग, फिर शोपिया, जिस तरह से तार इसके कश्मीर से जुड़ रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर से। अच्छा, एक जानकारी और आ रही है, यही मुफ्ती इरफान पाकिस्तान के संपर्क में था, क्योंकि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए हैं, जैश मोहम्मद से इस दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार जुड़े। अब जानकारी आ रही है कि मुफ्ती इरफान अहमद ही पाकिस्तान से संपर्क में था। जीत, तो पाकिस्तान, वहां से बैठे हैंडलर कश्मीर में बैठे अपने जो ऑपरेटिव्स हैं उनको यहां पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए और फिर इतना तरह ये ब्लास्ट। क्या ये मामला अब एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए होम मिनिस्टर ने कल ये बात बोली थी कि किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है, और देखिए ये खुलासा कब किया है, जब ये ब्लास्ट नहीं हुआ था उससे पहले जिस तरीके से फरीदाबाद में एक जॉइंट ऑपरेशन चला था जम्मू कश्मीर पुलिस का और फरीदाबाद पुलिस का, तो उसके बाद ये सूचना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा दी गई थी, जिसमें इस मौलवी इरफान जो कि रेडिकलाइज करने का काम करता था उसका जो है साफ तौर पर जिक्र किया गया है और बताया है कि सोफिया का रहने वाला है और उसके साथ में 6 लोग अन्य और हैं। और देखिए मुजम्मिल का भी जिक्र यहाँ पर जो है वो किया हुआ है। तो अब इसके जो डॉट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये सीमा पार पाकिस्तान से इसकी साजिश के तार जुड़े हो सकते हैं, उसको लेकर के ये तमाम जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। अब इसके बारे में एजेंसी उस एंगल से भी सोच रही है, आगे बढ़ रही है कि क्या जो सामने की टक्कर में मार खाता है पाकिस्तान, क्या वो इस तरह के रास्ते अपना रहा है, क्योंकि सीधी लड़ाई में तो जीत नहीं सकता। तो इस तरीके से रेडिकलेशन
एक्सप्लोजन करने की बात हो रही है। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जीत आप मेरे साथ रहिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मुजम्मिल से जुड़ी हुई। मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, आपको मालूम है। अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पर एक बड़ी खबर है। मुजम्मिल ने किराए पर कमरा लिया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और किराए पर कमरा क्यों लिया था? विस्फोटक रखने के लिए। विस्फोटक रखने के लिए कमरा किराए पर लिया था डॉक्टर मुजम्मिल ने। विस्फोटक रखने के बाद नहीं लौटा मुजम्मिल। पुलिस ने कमरे से यह विस्फोटक बरामद किया है। तो वो विस्फोटक जो कहीं और बड़ी साजिश के लिए रखा जा रहा था, वो विस्फोटक जो कोई और बड़े प्लान के लिए रखा जा रहा था, वो किराए के कमरे में रखा गया। सोचिए, मकान मालिक को पता ही नहीं कि उसने जो कमरा अपने किसी किराएदार को दिया है, वो दरअसल उस कमरे में क्या रख रहा है। मुजम्मिल ने यह कमरा किराए पर लिया था और ये यहां से पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया है। फरीदाबाद की जिस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है जीत, फरीदाबाद के जिस इलाके का नाम आ रहा है, फरीदाबाद में जिस कमरे में यह विस्फोटक मिला है, ये पूरा मामला कश्मीर से फिर फरीदाबाद आके जीरो इन होता है। क्या फरीदाबाद का जो ये मॉड्यूल जो जिसका बस पुलिस ने किया है, क्या ये एक बहुत बड़ा प्लान था भारत के खिलाफ? क्या ये एक बहुत बड़ा प्लान था देश में आतंकी घटनाएं करने के लिए? क्या कहते हैं सूत्र आपके? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं, इनके सबके तार जो हैं एक ही संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। और उनके पास से जो विस्फोटक मिला है वो 3000 किलो के आसपास का है, जो साफ तौर पर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए वहां पर इकट्ठा किया गया था। अब इसमें जो है आगे भी जांच की जा रही है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्या जिस तरीके से ये जो है उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे तो क्या उसकी लेबोरेटरी का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस बात में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो एक ही यूनिवर्सिटी के जो है उससे जुड़े हुए थे डॉक्टर्स, तो ऐसे में उस पूरे जो है गैंग को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। साथ में देखो यही पता लगा है कि इनका एक व्हाट्सएप का जो माफ कीजिएगा टेलीग्राम पर एक इनका जो है ग्रुप भी था, रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स। तो उसमें और कितने सदस्य थे इनके अलावा? देखिए तो 4 जो है सामने बेनकाब हो चुके हैं, इनके साथी जो हैं उनको भी डिटेन किया गया है। लेकिन क्या इसमें सारे लोग जो हैं ये देश के ही थे या कोई बाहर से भी? और ये अजब संयोग है कि अधिकतर इसमें डॉक्टर हैं, जांच की जा रही है। मतलब जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं वो अधिकतर डॉक्टर है। ये अलग तरह का संयोग है। हालांकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, कहा यह जा रहा है, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी की लैब का भी इस्तेमाल किया गया है विस्फोटक बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए और उसको विस्फोटक में बदलने के लिए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में नहीं फट सकता। इसी बीच देखिए इस बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर है। हिरासत में लखनऊ से लिए गए डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया गया है। शाहीन शाहिद का भाई है परवेज। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से फरार था परवेज, उसको अब हिरासत में लिया गया है क्योंकि परवेज नहीं मिल रहा था। परवेज यहां पर मुजम्मिल के संपर्क में था, यह जानकारी बताई जा रही है। परवेज के लिए एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लगातार उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। अब जानकारी है कि हिरासत में है डॉक्टर परवेज, हिरासत में लिया गया है। शाहीन शाहिद का भाई है और शाहीन शाहिद जिसका नाम आ रहा है कि जैश की जो विमेन विंग है उसकी हेड है जो यहाँ पर, और जो लखनऊ से लगातार इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी, उसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर परवेज। तो देखिए परवेज का यहाँ पर हिरासत में लिया जाना एक बड़ी कामयाबी जितेंद्र जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जांच पूरी हो चुकी है या फिर आगे की जांच के लिए इस यहाँ से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो घटना स्थल हुई है उसके 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जिन पर ये ब्लास्ट हुआ था या उसके आसपास जो क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ हुई थी उनको यहाँ पर हटाने के लिए क्रेन बुलाई जा रही है। साथ में एक ट्रक है जिसमें जो गाड़ियाँ हैं इनको लादा जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जिस तरीके से NIA तो शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही परवेज फरार था और परवेज यहां पर एक बड़ी कड़ी हो सकता है इस पूरे मामले में, जिसको अब हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और यह बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन को थी धमाके की सारी जानकारी, ये सूत्र बता रहे हैं। धमाके के लिए शाहीन ने पैसों का इंतजाम किया, यह भी सूत्र कह रहे हैं। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग शाहीन की आतंकी विंग ने की थी। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग। शाहीन ने कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, यह भी सूत्र कह रहे हैं। अभियुक्त डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से एनजीओ के जरिए जुड़ने का शक है शाहीन के। तो शाहीन को इस हमले की जानकारी थी, उसने 30 से 40 लाख रुपए के फंड का इंतजाम किया था। शाहीन जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, यह बहुत
अहम कड़ी है इस पूरे मामले की। दिल्ली धमाके से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। 3 साल से संपर्क में थे मुजम्मिल और शाहीन। मुजम्मिल और शाहीन एक साथ काम कर रहे थे और दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लखनऊ के सभी मॉल, बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है।